हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन की फैक्ट में कश्मीर यानी कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी परिवारों के वो दर्दनाक सच्चाई के बारे जिनसे आप अनजान हैं। आखिरकार क्यों स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर एक दिन कश्मीरी पंडितों के लिए नर्क बन गया। नंबर 1, उस रात को क्या हुआ कि रातों रात यानी 19 जनवरी 1990 को सारे कश्मीर पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़कर भागना पड़ गया। नंबर 2, वे कौन लोग थे जिसके कारण सारे कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश से, अपने ही घर छोड़कर वहां से भागना पड़ गया। और 19 जनवरी 1990 का ये तारीख कश्मीरी पंडितों के लिए काला दिन से जाना गया। तो दोस्तों, हम जानेंगे एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में। इस घटना की शुरुआत 1987 के कश्मीर इलेक्शन से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, यही से शुरू होती है कश्मीर पंडितों का वो काला दिन। और ऐसा माना जाता है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां के राजनीतिक से है। इसमें पहला किरदार आता है फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने साल 1982 में पिता के मृत्यु के बाद वे अपने पिता के जगह पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 1983 में फारूक अब्दुल्ला ने घाटी पर इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और वे जीत गए। उसके बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, उस टाइम कांग्रेस और एनसी में कड़वाहट और बढ़ गई। इस कड़वाहट का नतीजा यह हुआ कि 1984 में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सत्ता परिवर्तन हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसके जीजा गुलाम मोहम्मद साहब ने एनसी के 13 विधायक को तोड़कर और कांग्रेस के 26 विधायक मिलाकर घाटी पर सत्ता परिवर्तन करके वे खुद वहां के मुख्यमंत्री बन गए। इस सत्ता परिवर्तन का कश्मीर की आवाम ने खूब विरोध किया और धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर पहला मामला साल 1986 में आया, जब अयोध्या में पहली बार राम मंदिर का ताला खोला गया। तब अनंतनाग और कश्मीर के कई मंदिरों पर हमले किए गए। उस दौरान कश्मीर के हिंदू मंदिरों में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर चिपकाए जाने लगे, जिसके कारण कश्मीर के सरकारी हिंदू कर्मचारी मास कैजुअल छुट्टी पर चले गए। उसके बाद घाटी का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा। घाटी का माहौल खराब देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद साहब को सरकार से बर्खास्त कर दिया गया और इस तरह कश्मीर पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद आता है 1987 में कश्मीर घाटी में विधानसभा का चुनाव, और ऐसा कहा जाता है कि यह चुनाव कश्मीरी पंडितों के लिए किसी सांप से कम नहीं था। इस चुनाव में कांग्रेस और एनसी गठबंधन में चुनाव लड़ी, जिसके बाद घाटी में एक MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नामक एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनकर उभरा। ऐसा लगा था कि यह गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा देगी, पर इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में गठबंधन को 66 यानी 66 सीटें मिली, जबकि MUF को 31% वोट शेयर मिलने के बाद वे केवल 4 ही सीट पर जीत पाई। इस चुनाव में अमीरा कादिल जगह से MUF के मोहम्मद यूसुफ और एनसी के गुलमोहिद्दीन शाह ने चुनाव लड़ा। काउंटिंग के शुरू से ही लगा था कि मोहम्मद यूसुफ जीता हुआ है, पर ऐसा नहीं हुआ। लास्ट शाम में कुछ और ही हुआ और मोहम्मद यूसुफ हार जाता है। MUF के चुनाव हारने के बाद गठबंधन पर चुनाव धांधली का आरोप भी लगा। इस फैसले के बाद MUF के लोगों ने गठबंधन का खूब विरोध किया। इस विरोध के कारण मोहम्मद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से कश्मीर घाटी में अलकायदा का जन्म हुआ। 20 महीने बाद मोहम्मद यूसुफ जेल से बाहर निकला तो उसने अलकायदा का रास्ता चुना और वो आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का सरदना सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा। उसका पोलिंग एजेंट यासीन मलिक था, जो JKLF का चीफ रहा। कश्मीर में JKLF को एक्टिव करने में 4 लोग का अहम योगदान रहा। JKLF ही वह गुट था जिन्होंने घाटी के युवाओं को हथियार उठाने को उकसाया था। इसके बाद आम कश्मीरी युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसके बाद घाटी पर धीरे धीरे कट्टरवाद हावी होना शुरू हो गया। 1988 आते आते सभी जगह अलगाववादियों के निशाने पर था। उसके बाद JKLF ने चुनाव की आड़ में कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का हत्याओं का सिलसिला। पंडितों में पहली हत्या 14 नवंबर 1989 को भाजपा अध्यक्ष और वकील टीकालाल डकलू का किया गया।
इन हत्याओं की जिम्मेवारी JKLF ने ली। उस टाइम सभी जगह सड़कों, गलियों और चौराहों पर एक ही नारा दिया जाने लगा, यलीम गलीम चलीम। इसका मतलब था कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या भाग जाओ। घाटी के हालात इतने खराब हो चुके थे कि 4 जनवरी 1990 को एक मुस्लिम अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से छापा गया, जिसमें लिखा था कि कश्मीर के पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कश्मीर घाटी का हालात बिगड़ते देख केंद्र ने जगमोहन को फिर से कश्मीर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जो पहले भी 1984 से 1989 तक गवर्नर रह चुके थे। इस फैसले से फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो इंग्लैंड चले गए। और जगमोहन की यह नियुक्ति अलगाववादियों को पसंद नहीं आई। उसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और तेज हो गए और कश्मीरी पंडितों के हालात बद से बदतर होती गई। अलगाववादियों ने कश्मीरी पंडितों को और उनके परिवारों को मारने लगे। उनके औरतों और लड़कियों की इज्जत लूट ली गई और उनके घर को भी जला दिया गया। इस तरह हिंसा के बाद कश्मीरी पंडितों ने रातों रात 19 जनवरी 1990 को रोहतांग टनल के पार जम्मू के शरणार्थी कैंप पर जा पहुंचे। रोहतांग टनल जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। किसी मुल्क में ऐसा पहली बार हुआ कि अपने ही देश में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इस हिंसा में लगभग 400 प्लस कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनके घरों को भी जला दिया गया। अब वे इतने सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों पर जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई कि क्यों 19 जनवरी 1990 कश्मीर पंडितों के लिए काला दिन बन गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेवार है? नंबर 1 सरकार या फिर वहाँ की मुस्लिम लोग? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। इसी तरह के रोज नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।